अस्सलाम वालेकुम बेटा. Once again with the second lecture of your chemistry, your professor आसिफ मलिक. हमने लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना शुरू कर दिया था. आज हम उसकी कुछ फर्दर एक प्रॉपर्टीज़, कुछ फर्दर एक उसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि क्या वो डिफ़ाइन करता है, हमें क्या मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. बेटा सबसे पहले इसमें इस वक्त मैं आपके बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर हूँ. पेज नंबर 4 पे ये जो इसने हेडिंग दी हुई है सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल, ये हम शुरू करेंगे. इससे पहले वाला हम लास्ट टाइम तक डिस्कस कर चुके हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है वो, लॉन्ग भी एक आधी दफ़ा उसका बनाया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन ज़्यादा इसका शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए. बेटा उसके बाद फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल मैंने एक हेडिंग सी बना के आपको पकड़ा दी है. ये देखिए, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स की बात होगी थोड़ी सी. और क्या चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं इसके बारे में. एक्चुअली हमने किया क्या है कि जो ज़रा जनरल से ग्रुप्स हैं ना, इस्तेमाल होने वाले, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, आप भी देखेंगे कि आपकी बुक में आगे जाके आप इसको तफसील से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बार बार इनका नाम आ रहा है. उनका क्या है, उनके नाम बताएं. बेसिकली सबसे पहला जो आपका ग्रुप है उसको कहा जाता है जनरली अल्कली मेटल्स. क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स ये यहाँ पे जो आपका ग्रुप 1A है, ये 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है इस वक्त जो बने हुए हैं. एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है. यहाँ पे अगर मैं इसके दरमियान में एक डॉटेड लाइन लगा दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. ग्रुप 1A इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल्स. इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये अल्कलाइन मीडिया देती हैं. सोडियम इसका एक बड़ा मशहूर इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है. वैसे इसमें कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. तो 3rd नंबर पे आता है इसमें सोडियम. उसकी बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त. यूजुअली ये सारे ही इनका जो रवैया है वो यही होता है कि वाटर के साथ जब मिलते हैं तो ये रिएक्शन में आपको बेस देते हैं. देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. उसके बाद बेटा नेक्स्ट ग्रुप कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप 2A, इसमें कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे एलिमेंट इसमें. और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी वाटर के साथ मिलके अल्कलाइन मीडिया देते हैं. नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ऑफ अल्कली मेटल्स, इसीलिए हम इसको अल्कलाइन कह रहे हैं. और दूसरा इनको अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. सॉरी. अच्छा बेटा, उसके बाद एक और जो बड़ा फेमस ग्रुप हुआ करेगा, बार बार इसका नाम आएगा, आप इससे पहले भी पढ़ते रहे हैं, वो है हैलोजेंस. हैलोजन ग्रुप कौन सा है? वो यहाँ पे जो ग्रुप 7A है, लास्ट ग्रुप से पहले वाला, यहाँ पे ये वाला ग्रुप. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन. इनको हैलोजेंस कहा जाता है. इनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीज आर बेसिकली सॉल्ट फॉर्मर्स. ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पे आ जाए नोबल गैसेस. नोबल गैसेस आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला 8A. नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. नोबल गैसेस करीब सारी गैसेस हैं और दीज आर नॉट रिएक्टिव, इसीलिए इनको नोबल कहा जाता है. नोबल मतलब शरीफ, नॉट रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ. अच्छा जी, एक छोटी सी डेफिनेशन जो पीछे वाली बात में थी वो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के होते हैं. तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसके जो पहला ग्रुप है, पहला जो पीरियड है, ये वाला ऊपर वाला, इसको लेंथेनाइड्स कहा जाता है और इसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है. इस पूरे को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. आपसे मैंने पहले बात की थी, लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी कि ये ग्रुप और ये नॉर्मल एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है. जब ट्रांजिशन एलिमेंट की डिस्टिंग्विशिंग की जाती है, उनको डिवाइड किया जाता है, तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इस ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है.
ठीक हो गया। अब आए बेटा, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया है ब्लॉक्स का, कि ब्लॉक्स क्या है। इसमें पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया हुआ। टोटल इसमें 4 ब्लॉक्स बनते हैं। ये जो आपके सामने पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, इसमें 4 ब्लॉक्स हैं। देखें ज़रा वो कौन कौन से हैं और वो कैसे हैं। बेटा पहले 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, और ये जो आखिरी वाले 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 3A से ऑनवर्ड ग्रुप 8A, इसको पहले 2 वाले को कहा जाता है एस ब्लॉक। इसको क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1A और 2A अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, एस ब्लॉक। इस पे आए 6 जो ग्रुप्स है इसमें 3A से ऑनवर्ड 8A तक, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक, एस पी। अब थर्ड वन, ये चीज, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक। एस और पी के दरमियान में डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के दरमियान में जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको यहाँ पे बनाया जाता है, यूजुअली इसको फिर नीचे अलग से ड्रॉ कर देते हैं, और एक्चुअल इसकी पोजीशन ये है, और वो है एफ ब्लॉक। ये आपके 4 ब्लॉक पूरे हो गए, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को आपको मैंने क्लियर किया है कि इसको यूजुअली नीचे अलग से ड्रॉ कर दिया जाता है, और यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक्चुअल पोजीशन वाजे करने के लिए कि इसको कहाँ पे रखा जाता है, यहाँ से लेंथनम और एक्टिनम से शुरू होता है, तो इसको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है इसलिए आपको। और जब इसकी एक्चुअल आपकी जो बुक में डायग्राम बनी हुई है उसके मुताबिक अगर आप बनाएं, और मैं आप फर्दर इसी डायग्राम को जो बुक में बनी हुई है उसी को चलाऊँगा, वो क्या होगी, वो यूँ हो जाएगी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं नीचे अलग शो कर रहा हूँ। ये हो गया आपका एस, उसके बाद ये डी, उसके बाद ये पी, और ये आपका एफ नीचे आ गया। इसमें मेरा ख्याल है बेटा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक हो गया। एस, पी, डी और एफ, किसी भी एलिमेंट को एस में या पी में या डी में या एफ में क्यों रखा गया है, इसकी एक बड़ी ख़ास रीज़न है। किसी भी एलिमेंट में जो भी उसका आउटर मोस्ट सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा, उसको उस ब्लॉक में रखा जाता है। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनमें एस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, जिनका इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक एस ऑर्बिटल में होगा, वो एस ब्लॉक में आ रहे हैं। सेम वाइज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन पी में हो रहा होगा, वो पी ब्लॉक में आ रहे हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन गिव एंड टेक डी में हो रहा है, वो डी में आ जाएंगे, और जिनमें एफ में हो रहा है वो एफ में आ जाएंगे। अब मैं किसी भी एलिमेंट की, अगर आपको याद हो तो आपने अपने फर्स्ट ईयर के 5वें चैप्टर के लास्ट में टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। जब आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपको याद हो तो आपके पास उसमें लास्ट में एक वैलेंस शेल आया करता है। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी जनरल सा लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 3 या मैं कहता हूँ 4D3, ये आपके पास कोई भी एक जनरल एलिमेंट है, उसका आपके पास ये लास्ट में वैलेंस शेल आ गया। आपने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की
तो आपने वही वही वाली बात, वो स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, वो सारी बात आपने कर आके जब आप लास्ट में आए तो आपको पता चला कि डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग होती है ना उसकी, और शुरू में उसके यहाँ पे 4 लिखा होता है, यहाँ पे 4 लिखा होता है। इसमें जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ 4D3, ये 3 वर्ड आपको 3 इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 4D और 3। देखें जरा, ये जो 4 है पहला डिजिट, ये आपको बताता है शेल नंबर या पीरियड नंबर। आपको ये बात पता है कि जितना किसी का पीरियड नंबर उतना उसका शेल नंबर। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ अगर पीरियड नंबर 4 की, तो इसका मतलब है कि बात हो रही है शेल नंबर 4 की। अगर मैं बात करता हूँ जी पीरियड नंबर 3, तो इसका मतलब है शेल नंबर 3। जितना जिसका पीरियड नंबर उतना उसका शेल नंबर। पहला एलिमेंट, पहला डिजिट सॉरी, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ये आपको बताता है पीरियड नंबर या शेल नंबर। बेटा ये तो अब देखने से क्लियर है कि ये डी क्या होगा, ये आपको बताता है इसका ब्लॉक। ये आपको क्या बताता है, इसका ब्लॉक। अगर यहाँ पे एस होता तो इसका मतलब होता कि एस ब्लॉक, पी होता तो पी ब्लॉक, डी होता तो डी ब्लॉक, एफ होता तो एफ ब्लॉक। लास्ट बात, अब 3 जो ऊपर वाला 3 लिखा हुआ ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपको ग्रुप नंबर ऑफ दैट ब्लॉक। पीरियड नंबर, ब्लॉक, इस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप, ये बताता है 3। मतलब अब ये डी की बात कर रहा हूं ना, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने डी लिखा हुआ, तो डी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप, डी में कितने ग्रुप होते हैं आपने अभी पीछे देखा है, 10 ग्रुप होते हैं डी। तो डी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप, डी ब्लॉक का 3rd ग्रुप। ये शुरू से बात नहीं हो रही, यहां से बात नहीं हो रही, ये अगर मैं यहां से काउंटिंग करता तो मैं कहता कि 5वां ब्लॉक, सॉरी 5वां ग्रुप, क्योंकि 2 ये भी तो है ना, 1 2 3 4 5, 5वां नहीं, ये इस ब्लॉक का 3rd ग्रुप, यानी कि डी ब्लॉक का 3rd ग्रुप। डी ब्लॉक का 3rd ग्रुप अगर सोचे जरा तो कौन सा बनेगा, पहला कौन सा था डी का, 3B 4B 5B। इसका मतलब ये हुआ कि ये जोन से एलिमेंट की बात हो रही है, वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद है, वो एलिमेंट मौजूद है इस पोजीशन के ऊपर। और वो पोजीशन कैसे पता चल रही है, चौथा पीरियड डी ब्लॉक का 3रा एलिमेंट, सॉरी 3रा ग्रुप, और आप यहाँ पे इधर करके जो भी एलिमेंट आएगा उस तक आप पहुँच जाएंगे। इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल हेल्प आउट करता है। अगर मैं आपको सिर्फ किसी भी एलिमेंट के बारे में ये 3 वर्ड की इंफॉर्मेशन दे दूं तो आप एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 120 एलिमेंट में उस जो वो जो एलिमेंट आप उस तक पहुंच सकते हैं सिंपली। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे बात जो शुरू हुई थी वो हुई थी कि जी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल कौन से हैं, SPDF, और SPDF हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, SPDF हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो कौन से ब्लॉक में, कौन से उसका जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का वो गिव एंड टेक कर रहा है, वो कौन से ब्लॉक से हो रहा है। वो इस केस में डी से हो रहा है, इसी तरह S भी हो सकता है, इसी तरह F भी हो सकता है, P भी हो सकता है, जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अभी इस वक्त आप जो आपका पेज नंबर 5 है इस तक आ चुके हैं हम। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल ये डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इस पे देखें ज़रा, मैंने 3 वर्ड आपके सामने बोले हैं अभी, क्या, मेटल, नॉन मेटल और चौथा है मेटलॉइड। पीरियोडिक टेबल को देखते ही, किसी एलिमेंट पे नज़र डालते ही हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है,
या ये मेटलॉइड है। एक जनरल स्पेसिफिकेशन आपको इसकी मैं बता देता हूँ कैसे है। पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट, पीरियोडिक टेबल का मिडल, ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट है एस ब्लॉक, ये पीरियोडिक टेबल का मिडल डी ब्लॉक, और फिर आप इमेजिन कर लें एफ को यहाँ पे रख के, तो ये भी काइंड ऑफ मिडल आ गया ना। पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट, पीरियोडिक टेबल का मिडल, ये है मेटल्स। ये क्या है? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल का राइट, मोस्ट राइट, ये वाली बात हो रही, ये राइट, और इसके थोड़े से ऊपर वाले एलिमेंट ये वाले आ जाते हैं नॉन मेटल्स। यानी अगर एक आप उसमें पीरियोडिक टेबल में देखें तो एक ऐसे सीढ़ी सी बन रही होगी, ऐसे स्टेयर सी बन रही होगी। पीरियोडिक टेबल का राइट और इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं जहां पे कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह आ रहे हैं, वो किस में आ रहे हैं? नॉन मेटल्स में। यानी अब बात हुई क्या टोटल? लेफ्ट मिडल मेटल, राइट अपर साइड नॉन मेटल, और जहां पे मेटल और नॉन मेटल मिले हैं यहां पे आके ये आ जाते हैं मेटलॉइड। ये क्या है? मेटलॉइड। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। ये बात कही जा सकती। यहां वाले मेटल हैं, प्योर मेटल हैं, आगे चलते जाएं मेटल ही चल रहे हैं, मिडल आ गया मेटल चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं तो अब मेटेलिक करैक्टर कम होता जा रहा है, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो देयर विल बी सम पॉइंट कि जहां पे वो आके मेटल टू नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे होंगे। वो पोजीशन ये सेंटर वाली आ गई, मिडल वाली आ गई, जिसको आप मेटलॉइड कहते हैं। और इसी तरह जब मेटलॉइड से आप आगे चले जाएंगे तो वो नॉन मेटल, यानी कि क्या बात होगी कि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा है। मोस्ट लेफ्ट आर मोस्ट मेटल्स, मोस्ट राइट आर नॉन मेटल्स, मोस्ट नॉन मेटल्स, और जैसे जैसे आप जाते जाते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला। ये वाली बात होगी तीन, मेटल की, नॉन मेटल की और मेटलॉइड की। मेटलॉइड में आपको पता है सिलिकॉन वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे आके, मिडल कार्बन से थोड़ा सा नीचे, ये मेटलॉइड में आ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पे ये वाला टॉपिक हुआ आपका क्लोज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसके साथ में शुरू करते हैं, और उसमें हम क्या देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रेंड क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अभी आपको पीरियोडिक टेबल का एक फ़ायदा बताया ना कि आपको एक नज़र में चीज़ों का पता चल रहा है, एक नज़र में आपको एलिमेंट की कन्फिग्रेशन। अब जब आपको इस एलिमेंट की कन्फिग्रेशन का पता है तो आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा आप और पढ़ लेंगे तो आप इस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक भी जान पाएंगे। ये अभी हम सारी इनके ऊपर बात करेंगे, तो इसके ऊपर मज़ीद अभी डिस्कस करते हैं फिर। ओके बेटा, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है और जिनका आपको पता होना चाहिए, कंसेप्चुअली भी आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आगे पूरी केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में आपकी ये बातें बार बार रिपीट होनी है और इनकी आपको ज़रूरत पड़ती रहनी है। सबसे पहले एटॉमिक साइज़। बच्चे ये जो क्वेश्चंस है ना, एक्चुअली बोर्ड के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ये शॉर्ट भी बन सकता है। यूजुअली इसमें से अगर कोई एक चीज़ पूछ लेता है, मिसाल के तौर पे वो आपको कह देता है कि जी एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड बताएं ग्रुप एंड पीरियड में, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बना देगा 2 नंबर का। लेकिन वो ये भी कर सकता है कि वो आपको कह दे कि एटॉमिक साइज़ का भी बताएं और आयनाइजेशन एनर्जी का भी बताएं। अगर वो कोई 2 चीज़ें मिला देगा तो लॉन्ग भी बना सकता है, वरना शॉर्ट भी। इसको दोनों लिहाज से देख लीजिएगा। सबसे पहले एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ होता क्या, ये आपने पढ़ा हुआ है कि एटम के साइज़ को हम एग्जैक्टली एट एनी पॉइंट मेजर नहीं कर सकते। स्पेसिफिक रीजंस हैं, आपने फर्स्ट ईयर में इसकी रीजंस भी पढ़ी हुई हैं। जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो, कोवलेंट बॉन्ड उसने बनाया हो, तो फिर उसका एक स्पेसिफिक साइज़ मेजर किया जा सकता है। इसीलिए जब हम एटॉमिक साइज़ को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि the half of the distance between the two covalently bonded atoms, यानी मतलब एक एटम है, दूसरा एटम है, इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम हाफ करें तो ये एटॉमिक साइज होगा, ये एटॉमिक साइज है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ठीक है जी। अच्छा, इसी को एटॉमिक रेडियस भी यही बात होगी। जब आपने हाफ ऑफ द डिस्टेंस बात की है तो उसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, हाफ को रेडियस बोलते हैं। अब एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है और इसका आपको कंसेप्चुअली भी पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एटॉमिक साइज डिपेंड करेगा, जिनके ऊपर एटॉमिक साइज डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखें ज़रा, एक नंबर ऑफ शेल, कितने नंबर ऑफ शेल हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे आप पीरियड में, अभी बल्कि हमारी लास्ट में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बात कर रहा था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि जैसे जैसे आप पीरियड में ग्रुप में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आएंगे, नीचे आते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था कि पीरियड नंबर 1 शेल 1, पीरियड 2 दूसरा शेल, पीरियड 3 तीसरा शेल। इसी तरह जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जा रहे हैं तो उसके जो ग्रुप नंबर है, उसका जो शेल नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो शेल नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये एक एटम है, उसके अगेंस्ट एक शेल मौजूद है, तो जब ऑब्वियसली यहाँ पे एक शेल है तो उसका ये साइज है, तो अगर किसी एटम में एक से ज़्यादा शेल होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उसका साइज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, बातों को सिर्फ मजीद एक्सप्लेन किया जाएगा, चीज़ें सारी वही हैं, नई बात उसमें कोई नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट क्या था कि द इलेक्ट्रॉन्स present in between the nucleus and the valence shell shield the effect of nuclear charge on the valence shell electrons, shielding effect। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल, वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में होंगे, मतलब यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है, इनके दरमियान में यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर इफेक्ट को, न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस शेल तक पहुँचने से रोकते हैं। शील्ड करने का क्या मतलब है? रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। जब आप सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में आप एक जैकेट पहन लेते हैं, वो जैकेट क्या करती है? वो जैकेट बेसिकली आपकी बॉडी के और इन्वायरमेंट के दरमियान में शील्ड का काम कर रही है। ऐसे ही ज़्यादा सर्दी हो तो क्या करते हैं, फिर आप 2 जैकेट्स पहन लेते हैं, उससे भी ज़्यादा सर्दी हो फिर आप साथ स्वेटर भी पहन लेते हैं। मतलब आप जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी की और इन्वायरमेंट के दरमियान में लेयर्स को बढ़ाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर कम होता जा रहा है। आप जैकेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, आपको सर्दी कम लगेगी, लेकिन अगर आपकी जैकेट्स कम होंगी तो फिर आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। यही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इनके दरमियान में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बात गौर से सुना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स कम मौजूद हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम। ऐसे ही अभी मैंने यहां पे एक फिगर छोटा सा ड्रॉ किया था, देखें एक आपका सामने एटम ये बना है, ये न्यूक्लियस है, ये एक इसका शेल हो गया, ये इसका दूसरा शेल हो गया। मैं कहता हूं कि ये इसका वैलेंस शेल है
अब वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद सिर्फ एक शेल है। अब खुद सोच लें कि इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा या इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बात ज़हन में रख लें आप, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा उतना एटॉमिक साइज ज़्यादा। इसका मतलब क्या बना? हुआ क्या बेसिकली कि जो प्रोटॉन्स हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहे हैं। उन्होंने जब अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, उसके ऊपर जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो अप्लाई की हुई है। तो अगर दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो कि इसकी पावर को पहले की तरह उसके ऊपर अप्लाई नहीं होने देंगे, तो जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको फैलने का मौका मिल जाएगा, उनको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। ऐसे होगा। जितना न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसको अपने अंदर कंट्रोल करके रखेगा, करीब करके रखेगा, उतना उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। जितना न्यूक्लियर इफेक्ट कम होता जाएगा, उतना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है? वो न्यूक्लियर इफेक्ट को कम होने का मौका दे रहा है। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता जाएगा, उतना वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोकेगा, न्यूक्लियस के चार्ज को जितना वो रोकेगा, एटॉमिक साइज उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद लास्ट बात, न्यूक्लियर चार्ज। ये बात तो पहले से ही हो ही रही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के हैं, वैलेंस शेल के, वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना साइज़ छोटा होना चाहिए, जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना साइज़। ऐसी है ना, जैसे कि अगर अब्बा जी ज़रा सख्त हों, वालिद साहब ज़रा सख्त हों, तो वो बच्चों को कंट्रोल करके रखेंगे, वो अपने अंडर करके रखेंगे। और अगर वो सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चों के बिगड़ने का, बच्चों के फैलने का, बच्चों के आवारागर्दी करने का, बाहर निकलने का चांस उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम, साइज ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, साइज कम। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा, साइज उतना कम। जितनी अट्रैक्शन कम, साइज उतना ज़्यादा। इन दोनों इफेक्ट को आप इसी तरह अप्लाई कर लें कि जब शेल ज़्यादा थे तो साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले गए, न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला गया, शेल बढ़ते चले गए। शील्डिंग इफेक्ट, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको स्टॉप कर रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज तो बात इन्हीं को डिफाइन कर रहा है। अब इन्हीं बातों की बिना पे, जो बातें दो की हैं, हम इनका जो ट्रेंड है वो ग्रुप में और पीरियड में डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है इसमें बताने वाली कोई बात रह नहीं जाती। जनरल बातें अब आपको पता है कि ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए। ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग होता है। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है, उसका जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रुप में ट्रेंड टॉप टू बॉटम, मैंने ये एरो टॉप टू बॉटम के लिए लगाया है, इसका मतलब है ग्रुप में हमेशा जो स्टडी किया जाएगा वो टॉप टू बॉटम होगा। और इसी तरह जो पीरियड में स्टडी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम एरो के मुताबिक, यानी ऊपर से नीचे जब आएंगे तो उसका ट्रेंड क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह जब आप पीरियड में आते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इसका जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग होगा। इसकी रीज़न क्या है? फैक्टर यही है, फैक्टर यही है, शेल, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अब इनकी ज़रा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कैसे? जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आप पीरियोडिक टेबल को अगर गौर से देखें और उसके एटॉमिक नंबर की तरफ देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि लेफ़्ट टू राइट उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसकी डेफिनेशन बताई थी। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा है, अब्बा जी सख्त हैं, तो साइज़ कम, आवारागर्दियाँ उनकी कम हो जाएंगी। लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़, उसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। और ग्रुप में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अब देखिए ना, जब आप पीरियड में आ रहे हैं तो इसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट नहीं आ रहा। शील्डिंग इफेक्ट इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा। क्यों नहीं रोल प्ले कर रहा? जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में आ रहे थे तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे थे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जब आप एक ही पीरियड में रह रहे हैं तो अब तो उसके अंदर शेल इंक्रीज नहीं हो रहे,
जब शेल इंक्रीज नहीं हो रहे होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रहे जैसे ग्रुप में इंक्रीज हो रहे थे। तो अब शील्डिंग इफेक्ट पीरियड के केस में इफेक्टिव नहीं रहता, ये सिर्फ ग्रुप में ही रहता है। अच्छा जी, उसके बाद एटॉमिक साइज में दो चीजें आती हैं, एक एटम की बात और दूसरी आयन की बात। आयन क्या होता है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको हम आयन कहते हैं। आयनिक रेडियस क्या होगा? किसी आयन का रेडियस, जैसे एटम का रेडियस था इसी तरह आयन का रेडियस। बेटा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के जो ट्रेंड्स हैं पीरियड में और इसमें ग्रुप्स में वो सेम है। देखें, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जब वो एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी यही कर रहा है, लिथियम भी यही कर रहा है, सोडियम भी यही कर रहा है, पोटाशियम भी यही कर रहा है, रुबिडियम भी यही कर रहा है, सीजियम भी यही कर रहा है। बेशक उनके जो वो अंदर का जो उसका शेल नंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन लूज है वो तो एक ही है ना। तो उसी एटम का आयन उसी रेशो से कम हो जाएगा उसका साइज। ये देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया है। ये एटम है, ये नीचे वाला ना फिलहाल देखें, ये एटम का है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसे जैसे आप नीचे ग्रुप में आते जा रहे हैं आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे एटॉमिक साइज है, ये एटॉमिक साइज, जैसे जैसे इसमें आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जा रहा है। अब इसी तरह आयनिक रेडियस देखा जाएगा, आयनिक साइज देखा जाएगा तो वो भी तो यही हो रहा है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, रुबिडियम पॉजिटिव है, सीजियम भी पॉजिटिव है। ट्रेंड देखें सेम। इसलिए जो आयनिक रेडियस हैं इनका ट्रेंड पीरियड में और क्या नाम है इसका ग्रुप में वो सेम रहता है। यानी काइंड ऑफ यही मतलब है जैसे उसमें एटॉमिक में था, यानी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ देख लें कि इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बना करता है, वो ये कि जो आपका एटम है उसका साइज और आपके कैटाइन का या एनाइन का साइज, इसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर मिसाल के तौर पे किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का होने का क्या मतलब है कि ये कैटाइन है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि जी ये बताएं कि जो कैटाइन है उसका साइज पेरेंट एटम से कम क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या है? जब एक एटम है तो उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, उनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है। जैसे ही कोई चीज़ आयन बनती है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस था वो ख़राब हो जाता है। मिसाल इसकी लेते हैं हम कहते हैं कि सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बनाता है सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ऐसे ही सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने बना दिया सोडियम पॉजिटिव। मैंने वर्ड यूज़ किया है इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसका मतलब क्या है? पहले इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि हो गया लूज तो अब ये हो गया इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन बेसिकली बढ़ गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो अब क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर? अब इसका जो इसमें जो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर जो यहाँ पे 11 था वो अब क्या हो गया, यहाँ पे वो 10 हो गया। जब वो 10 हो गया तो अब न्यूक्लियस इज एबल टू अप्लाई मोर पावर। वो पहले से ज्यादा अट्रैक्शन के साथ उसको अपनी तरफ खींचेगा, वैलेंस शेल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। वो जब पहले से ज्यादा ताकत के साथ उनको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज पहले की निस्बत कम हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक कम है, पहले की निस्बत एक इलेक्ट्रॉन कम है। और ये इतनी इफेक्टिव बात है कि इसमें जो डिफरेंस आता है वो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि सोडियम का एटम उसका जो साइज है वो 186 पिकोमीटर है, ये मैंने लिखा हुआ। और जो सोडियम पॉजिटिव है यानी इसी का कैटाइन, उसका साइज 102 पिकोमीटर है, यानी करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली हाफ के करीब आ रहा है, करीब उससे हाफ कम हो रहा है अंदाजन करीब करीब।
तो इसका ये जो बात है ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपने इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन एक ज़रूर जेन में रखना है, एग्जाम्पल साथ में उसकी आप बताएंगे। वो आपको ये भी पूछ सकता है कि बताएं कि एनाइन का साइज़ ज़्यादा क्यों होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से तो साइज़ कम हो गया, कैटाइन का साइज़ पेरेंट एटम पे कम हो गया, तो एनाइन का साइज़ पेरेंट एटम से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो तो पहले जितने हैं, एटॉमिक नंबर ही है। तो ये दोनों हवालों से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, एटॉमिक साइज में आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का टॉपिक यहाँ पे हुआ क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बेटा, एक चीज़ आपके जो पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 6 के ऊपर उसने बात की है, वो उसने वर्डिंग यूज़ की है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ अगर वैसे आप थोड़ा सा सोचें तो आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा। आइसो का मतलब हुआ करता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब वो स्पीशीज़, वो एटम्स, वो आइंस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। तो जब हम ग्रुप में बात करते हैं, जैसा कि ये मैंने बात की है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपको पता है कि ग्रुप जो 1 है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो पूरे ग्रुप के ही आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे ग्रुप के ही आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑब्वियसली वो लूज भी एक ही कर सकते हैं। और जब लूज भी एक ही करेंगे तो ये सारे के सारे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव बनाएंगे। तो अब ये सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस तरह से बात इसको भी लिया जा सकता है कि जो इसका जो आयनिक रेडियस है वो ग्रुप में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं उनका जो ट्रेंड है वो सेम रहता है, जैसे कि मैंने आपको ये इसमें ग्राफ में दिखा भी दिया। अच्छा, एक और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा करता है, वो इसी पेज नंबर 6 के ऊपर ही आप देखें, सबसे ऊपर वाली जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं उसने, यहां पे उसने पूछा हुआ है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होती है। सॉरी, मामला क्या है कि जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम ये बात कर चुके हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। ये जो डिक्रीज होना है ये बड़ा क्लियरली और बड़ी खूबसूरती के साथ विजिबल हो जाता है आपके लेंथेनाइड सीरीज में। आपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मैंने आपको बता दिया हुआ ना कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से हैं, जो एफ ब्लॉक है, जिनको हमने अलग से नीचे पीरियोडिक टेबल में अलग से 2 जो पीरियड है वो शो किए हुए हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो होता कि अब चूंकि उसमें होते हैं 14 एलिमेंट्स, ये देखें ज़रा, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14। तो जब उन 14 एलिमेंट्स को, उनके साइज को देखा जाता है ना, तो हमें ये नज़र आता है कि वो बड़ी खूबसूरती के साथ, लेट्स से पहले एलिमेंट का लेंथनम का साइज ये, तो दूसरे का साइज ये होता है, तीसरे का साइज ये होता है, चौथे का साइज ये होता है, पांचवें का ये, छठे का ये, इसी तरह 7वां, इसी तरह 8वां। बड़ी, चूंकि 14 एलिमेंट्स हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ नज़र आता है कि बाकायदा विद अ रिदमिक ट्रेंड उसके साइज में डिक्रीज हो रहा है। लेफ़्ट का साइज मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है वैसे कि लार्ज ही बना सकूं, लेफ़्ट का साइज लार्जर होगा, उससे आगे वाले का साइज कम 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 कम, ऐसे जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव होते चले जाएंगे उनका साइज जो है वो कम होता चला जाएगा। इसलिए इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने इसमें बता देना है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कि जो पीरियड है उसमें एटॉमिक साइज है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो जो लेंथेनाइड सीरीज़ हैं या एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, इनके अंदर दिस डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज़ वेरी क्लियरली विजिबल,
और बड़ा रिदमिकली, बड़ा एक खूबसूरती के साथ, एक पूरे ट्रेंड के साथ हमें नज़र आता है कि इसका साइज़ पहले की निस्बत कम हो रहा है। लेफ़्ट का साइज़ बड़ा है और बड़े खूबसूरती से वो बाकायदा साइज़ स्मॉल होता जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात आप इसमें बता देंगे और इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। बेटा यहाँ पे एटॉमिक साइज़ का, एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का ये टॉपिक आपका हुआ क्लोज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी के बाद फर्दर जो आपके टॉपिक चलेंगे वो उसका मेटालिक रिएक्टर, नॉन मेटालिक रिएक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो आ गया, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ जाएगी, ये सारे टॉपिक इसमें डिस्कस होंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड लक।